इसके बाद आता है तंतुओं के प्रकार। विभिन्न प्रकार के तंतुओं के प्रकार। इसमें विभिन्न स्रोतों से भिन्न भिन्न प्रकार के तंतुओं की प्राप्ति होती है। इन तंतुओं का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के तंतुओं की विशेषताएं। इसमें सबसे पहले प्राकृतिक तंतु आते हैं। प्राकृतिक तंतु को प्राणीय तंतु कहते हैं। ऊन तथा रेशम के तंतु जीव जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें एंट्रिक तंतु भी कहते हैं क्योंकि इनके तंतुओं की उत्पत्ति जीवधारी साधनों से होती है। जीवधारी साधनों मतलब जैसे खरगोश, गाय, ऊंट, घोड़े इत्यादि से होती है। इसके ऊन के तंतु। अब इसमें आते हैं ऊन के तंतु। ऊन रेशों की प्राप्ति के साधन क्या हैं? पशु हैं। इनके रेशे प्रदान करने वाले पशुओं में मुख्य क्या है? भेड़ से हमें ऊन की प्राप्ति होती है। कभी कभी गाय, ऊंट, घोड़े, खरगोश, लांबा, अल्पाका आदि पशुओं से भी ऊन की प्राप्ति होती है। ऊन के रेशों के लिए भेड़ में सबसे अच्छी जाति कौन सी है? मेरिनो। उत्तम ऊन प्रायः जीवित भेड़ों द्वारा ही प्राप्त होती है। इन भेड़ों से अच्छी ऊन तैयार करने के लिए इन्हें विशेष प्रकार की रीति से पालना पड़ता है। भेड़ों के स्वास्थ्य और प्रदेश की जलवायु तथा इनके भोजन का प्रभाव ऊन की किस्म पर पड़ता है। किसी प्रांत की भेड़ों का ऊन कड़ा होता है और कहीं नरम। कहीं लंबे रेशे वाले ऊन मिलते हैं तो कहीं छोटे रेशे वाले। भेड़ों की किस्म के अनुसार ऊन को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। प्रथम श्रेणी की ऊन सबसे उत्तम क्वालिटी की जो ऊन होती है ऑस्ट्रेलिया की होती है। हमें मेरिनो जाति की भेड़ से ये मिलती है। इनके रेशे की लंबाई 2 से 14 सेंटीमीटर तक होती है। ये रेशे बहुत महीन और मजबूत तथा सूक्ष्म होते हैं। तुर्किस्तान की अंगोरा बकरी तथा कश्मीर व तिब्बत की बकरियों से भी उत्तम किस्म की ऊन हमें मिलती है। भेड़ के मेमनों तथा अंगोरा बकरी से सर्वोत्तम ऊन प्राप्त की जाती है। इसमें जिसे क्या कहते हैं? पश्मीना। सबसे अच्छी ऊन क्या है? जिसे पश्मीना कहते हैं। ये अंगोरा बकरियों के लिए से प्राप्त की जाती है। यह दूसरे नंबर है द्वितीय श्रेणी की। इनके रेशे 5 से 10 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। ये बहुत ही अधिक रेशे नहीं होते। इनमें रेशे में कुछ घुमावदार अवश्य होता है। इनके रेशे मजबूत व चिकने होते हैं। थर्ड नंबर है तृतीय श्रेणी की ऊन। इसमें क्या है? इनके रेशे कड़े मोटे होते हैं और ये कम पाए जाते हैं। ऐसे रेशे की लंबाई 10 से 45 सेंटीमीटर तक होती है। इससे बनी ऊन मजबूत नहीं होती है। चौथा नंबर है चतुर्थ श्रेणी की ऊन। इनके रेशों की लंबाई 40 सेंटीमीटर तक होती है। इस श्रेणी के ऊन भेड़ों से ही मिली जुली जातियों से प्राप्त होती है। यह मजबूत कम होते हैं और इनसे बनी हुई ऊन कड़ी होती है। इनके द्वारा सस्ते व गर्म कपड़े तैयार किए जाते हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ऊन के तंतु की अंदर गांठ क्या होती है? खुरदुरी होती है और ऊपरी सतह की परतों के कारण आड़ेपन में कुछ टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं दिखाई देती है। इस प्रकार ऊन के तंतु के अनुप्रस्थ गांठ का आकार गोल अंडाकार होता है। इस तंतु में
लहरियापन होता है। तंतु दाएं बाएं ही आगे पीछे और घटे बढ़े रहते हैं। ये उत्तम ऊन से लहरियादार अधिक होती है। पूछ लो नहीं तो। ऊन के तंतुओं की विशेषताएं। पहला नंबर है तापवाहक। तापवाहक क्या होता है? ऊन को बैड कंडक्टर ऑफ हीट, गर्मी का कुचालक कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर के ताप को बाहर नहीं जाने देता है। इसलिए सर्दी के मौसम व ठंडे प्रदेशों में ऊनी कपड़ों से शरीर की रक्षा की जाती है। दूसरा नंबर है ताप का प्रभाव। अधिक तेज प्रेस करने पर और गर्म पानी से धोने पर इनके तंतु खराब हो जाते हैं, क्योंकि ये तंतु अधिक ताप सहन नहीं कर सकते हैं। तीसरा नंबर है धूप का प्रभाव। तेज धूप में इनका रंग उड़ने लगता है। तेज धूप की अल्ट्रावायलेट किरणें इनकी रासायनिक रचना में अंतर प्रतीत होने लगता है। रासायनिक संरचना में इनके अंतर प्रतीत होने लगता है। इनके तंतु फूल जाते हैं और इनके परिणाम स्वरूप ऊन को दोबारा रंगना मुश्किल हो जाता है। चौथा नंबर है रगड़ने का प्रभाव। इन्हें रगड़ने से इनके ऊपर के रोए निकलने लगते हैं। इनके तंतु बहुत कमजोर और खराब हो जाते हैं। पांचवा नंबर है रंगों का प्रभाव। इन पर रंग शीघ्रता से चढ़ता है तथा प्रायः रंग पक्का होता है, जो फिर छूटता ही नहीं। छठवां नंबर है नमी का प्रभाव। लगभग 30% नमी को ऊनी तंतु अपने अंदर ही छिपा लेते हैं, जो महसूस नहीं होती है। सातवां नंबर अम्ल का प्रभाव। अम्ल के हल्के घोल में यह खराब नहीं होते हैं, किंतु गंधक के अम्ल इनके तंतु अत्यधिक कमजोर बना देते हैं। ऊनी रेशा अम्ल का कुछ भाग सोख लेता है। आठवां पॉइंट है क्षार का प्रभाव। ऊन पर क्षारों का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इससे तंतु पीले पड़ जाते हैं। इनके रेशे रोए आपस में जकड़ जाते हैं। अधिक ताप पर इनका प्रभाव और बुरा पड़ता है। कास्टिक सोडा के केवल 5% गर्म घोल से ही ऊन वस्त्र बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, किंतु अमोनिया व सुहागा इसे हानि नहीं पहुंचाते। अतः इनका प्रयोग ऊनी वस्त्रों को धोने में किया जा सकता है। 9वां पॉइंट है कीड़े मकोड़ों का प्रभाव। ऊनी वस्त्रों को अलमारी या ट्रंक में बंद करके रखने से इनमें कीड़ा लगने का तुरंत भय रहता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऊनी वस्त्रों के प्रकार। ऊनी वस्त्र कताई बुनाई की विधि द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। ये वस्त्र 2 प्रकार के होते हैं, वस्टेड वस्त्र और रुएदार वस्त्र। इसमें अधिक लंबाई के रेशे को प्रयोग में लाया जाता है। कंघी के द्वारा लंबे रेशों को समानांतर किया जाता है तथा ऐंठन से धागे पतले और चिकने बनाए जाते हैं। भार से ये हल्के होते हैं। ओवरकोट, चेस्टर गर्म सूट, लेडीज कोट, शाल आदि बनाने में इनका उपयोग अधिक होता है। दूसरा पॉइंट है रोएदार वस्त्र। इसके लिए निर्मित वस्त्र गर्म व रोएदार होते हैं। इसके लिए छोटे वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें सीधा करके हल्की सी बटाई करके धागों को ढीला ढीला बटकर ही वस्त्र तैयार किए जाते हैं। इस कारण इनका व्यास चौड़ा होता है और बीच बीच में खाली स्थान होते हैं। इनमें रोए होते हैं जिनमें। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऊनी वस्त्रों की सुरक्षा। इसको हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। ऊनी वस्त्र बहुत महंगे होते हैं और जरा सी असावधानी बरतने पर तुरंत खराब हो जाते हैं। इसलिए ऊनी वस्त्रों को रख रखाव के लिए विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। ऊनी वस्त्रों को अधिक वर्षों तक उपयोग में लाने के लिए उन्हें सुरक्षित और सुरक्षा कारणों से सुरक्षित रखना चाहिए। सुरक्षित रख के उन्हें ध्यान देना चाहिए कि उचित जगह पे वो रखे रहें। इसमें पहला पॉइंट है
ऊनी वस्त्रों वाली अलमारी अथवा ट्रंक को ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता पड़ने पर ही सर्दी के मौसम में ही खोलना चाहिए। बार बार बीच बीच में खोलने से ऊनी वस्त्रों को खराब होने का भय रहता है। कभी कभी इन्हें धूप दिखा देनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है सर्दी के पश्चात जब ऊनी वस्त्रों को संभाल कर रखा जाता है तो उस समय सभी वस्त्रों ने बार बार अवश्य धो लेना चाहिए। तीसरा नंबर है बॉक्स की तली को ऊनी कपड़ों के ऊपर सूती पतली चादर से भली भांति ढक कर लेना चाहिए। चौथा नंबर ऊनी वस्त्रों में बॉक्स में नीम की पत्तियां और नेफ्थलीन की कुछ गोलियां कीड़ों से बचाव के लिए अवश्य डाल देनी चाहिए। पांचवा अलमारी तथा बॉक्स में कोई छेद या सुराख हो तो कीड़ों के जाने का भय होता है तो उसको ठीक करना चाहिए। छठवां पॉइंट है इन्हें बरसात की नम वायु से बचाना चाहिए। सातवां पॉइंट है अगर खाने की कोई सामग्री गिर गई है तो उन्हें तुरंत साफ कर देना चाहिए। आठवां पॉइंट है ऊनी वस्त्रों को जेंटिल रीठे सर से धोना चाहिए। नौवां पॉइंट है हल्के हाथ से धोकर उन्हें तौलिए के ऊपर बिछा के किसी चौकी या मेज आदि पर सुखाना चाहिए। हैंगर में लटकाने से इनके आकार बिगड़ जाते हैं। 10वां पॉइंट है कि कीमती ऊनी वस्त्रों को ड्राई क्लीन कराना चाहिए। इसके बाद आता है ऊन में मिलावट की पहचान। पहला नंबर है ऊन के धागे का एक सिरा कपड़े से खींच कर निकालना चाहिए। यदि एक सिरा फूला हुआ और ऊन में मिलावट है तो दूसरा सिरा नुकीला है तो शुद्ध ऊन है। दूसरा नंबर 5 से 10 मीटर सब्जी के घोल में ऊन को उबालने से यदि वह घुल जाती है तो शुद्ध ऊन है अन्यथा अशुद्ध। तीसरा नंबर ऊन को जलाने से यदि वह शुद्ध है तो चिड़िया के पंख के समान महक आती है। यदि हम ऊन के तंतु को जलाएंगे तो चिड़िया के पर जैसे जलते हैं उससे से ही गंध आती है। चौथा नंबर है ऊन को सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने पर उसके रेशे गोल दिखाई देते हैं।